स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, ये जो अपना टॉपिक चल रहा है प्लांट ग्रोथ, ये फिजियोलॉजी का सेकंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है, जैसे ही बेटा ये यूनिट ख़त्म होती है, इसके बाद अपन यूनिट नंबर 4 एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी जो लेसन चल रहा है इसके बाद मुझे एक और पार्ट पढ़ाना है ना। कौन सा पढ़ाना है बेटा? और वो पढ़ाना है प्रकाश संश्लेषण। तो उसी के साथ 10 लेसन तो फिजियोलॉजी के और 4 बेटा वो फर्स्ट यूनिट के ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कल अपन साइटोकाइनिन के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। तो साइटोकाइनिन के रासायनिक प्रकृति के बारे में बता चुका। ठीक है, आज उसी क्रम में बेटा अपन साइटोकाइनिन का सूत्र लिख रहे हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, आपको बेटा याद करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें मुझे एक बेंजीन रिंग बनानी है। साइटोकाइनिन का सूत्र बन रहा है बेटा, ये बेंजीन रिंग बना दी बेटा मैंने, और इस तरह से। ठीक है बेटा, ये तो बेंजीन रिंग हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए, इस कार्बन परमाणु पर एक NH समूह जुड़ा रहेगा। ठीक है बेटा, और इस NH से CH2, ध्यान से देखना, रटना पड़ेगा। एक बात और बता देता हूँ कि ये अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री तो ये है नहीं कि आपको इसके नाम के बारे में, यद्यपि आपको इसका नाम बताया जाएगा, लेकिन वो आपको सिंपली याद करना है। ठीक है, यहाँ पे अपन को पंचभुज के समान एक स्ट्रक्चर बनाना है, ये बना दिया। ठीक है बेटा, CH2 के साथ जोड़ दिया। इस तरह से बेटा। ठीक है ना, आगे चलिए। यहाँ पे N, यहाँ पे N। ठीक है, इसके बाद में अभी और अपन आगे चल रहे हैं। देखो, इस तरह से। ठीक है, यहाँ दोनों पे N लिखना है हमें। ठीक है, और उसके बाद में इसको ना यूँ बंद कर देंगे, इन पर H जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने चित्र बन गया, मीन्स सूत्र लिख दिया मैंने किसका? साइटोकाइनिन का। यदि आप इस सूत्र को बेटा 1-2 बार बना लेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। कई बार बेटा छोटे प्रश्नों में ये सूत्र पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका 1 नंबर भी पेपर में से कम हो। ठीक है, अब इसका नाम काइनेटिन 6 फॉरप्यूरिल, काइनेटिन 6 फॉरप्यूरिल एमिनोप्यूरिल। ये बेटा इसका नाम हो गया काइनेटिन 6 फॉरप्यूरिल एमिनोप्यूरिन। ठीक है, इसी के साथ आपका ये सूत्र ख़त्म हो गया। याद रखना बेटा। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो, अधिक साइटोकाइनिन व कम ऑक्सिन अनुपात में, अधिक साइटोकाइनिन व कम ऑक्सिन अनुपात में केवल प्ररोह का विकास होगा।
ठीक है बेटा। तो एक लाइन तो आपको ये याद करनी है कि अधिक साइटोकाइनिन व कम ऑक्सिन अनुपात में केवल प्ररोग का विकास होगा। अब इसका उल्टा कर देते हैं बेटा। क्या कर देंगे उल्टा? कम साइटोकाइनिन व अधिक ऑक्सिन अनुपात में केवल मूलों का विकास होगा। ठीक है बेटा, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। आगे चलिए, तीसरी बात इसी के अंतर्गत मध्यम साइटोकाइनिन व मध्यम ऑक्सिन अनुपात में मध्यम साइटोकाइनिन व मध्यम ऑक्सिन अनुपात में प्ररोह एवं मूल दोनों का विकास होगा। दोनों का विकास होगा। एंड स्टेटमेंट नंबर 4, सी मध्यम यानी कि मध्यम साइटोकाइनिन तथा कम ऑक्सिन अनुपात में कम ऑक्सिन अनुपात में कैलस विकसित होगा। ठीक है बेटा, तो ये 4 सेंटेंस आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए। ठीक है ना। अब कैसे लिख सकते हैं इनको? ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आप, साइटोकाइनिन अधिक बटे ऑक्सिन कम, ये तो पहले पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, किसका विकास होगा? केवल प्ररोह का विकास होगा। ठीक है बेटा। अब पॉइंट नंबर 2 पे आइए। कम साइटोकाइनिन व अधिक ऑक्सिन। साइटोकाइनिन कम व ऑक्सिन अधिक। ठीक है ना। इस स्थिति में केवल मूलों का विकास होगा। ठीक है ना। बोर्ड पे लिखी हुई हैं ये सारी बातें। अब तीसरी स्थिति पे चलते हैं। साइटोकाइनिन मध्यम बटे ऑक्सिन मध्यम, और इस स्थिति में बेटा मूल व प्ररोह दोनों का विकास होगा। ठीक है। और सिचुएशन नंबर 4 क्या है? साइटोकाइनिन मध्यम और ऑक्सिन कम। ठीक है। इस स्थिति में केवल कैलस का विकास होगा। तो कुल मिला के आपको ये समझना होगा बेटा कि साइटोकाइनिन एवं ऑक्सिन की अलग अलग मात्राएं हैं। प्ररोह के, मूल के, दोनों के अथवा कैलस के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से बेटा अपना ये टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए।
नेक्स्ट हेडिंग जो बेटा अपन शुरू कर रहे हैं, साइटोकाइनिन के क्रियात्मक प्रभाव। साइटोकाइनिन के क्रियात्मक प्रभाव, ये हेडिंग चलेगा अपना। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन यह ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिकाओं के विभाजन को, ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है। बेटा नाम से ही पता चल रहा है, साइटोकाइनिन यानी कि साइटोकाइनेसिस यानी कि विभाजन। तो आपने बोर्ड पे क्या लिखा कि यह ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है, साथ ही यह विभजोतकों के निर्माण का प्रेरण करता है। तो बेटा आपको इस पहले हेडिंग के अंतर्गत ये दो बिंदु याद रखने हैं। तो पहला क्रियात्मक प्रभाव आपने क्या लिखा, कोशिका विभाजन। क्या लिखा बेटा इसमें मैंने कि यह पादप हार्मोन ऑक्सिन के साथ मिलकर, या यूं कह दो ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन का प्रेरण करता है। इसके अलावा विभजोतकों के निर्माण का प्रेरण भी साइटोकाइनिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ, कोशिका दीर्घन। हेडिंग नंबर दूसरा, कोशिका दीर्घन। क्या लिखेंगे इसमें बेटा, यह ऑक्सिन या इथाइलिन के साथ, यह ऑक्सिन या एथिलीन बोल दो चाहे इथाइलिन बोल दो, इथाइलिन के साथ कोशिकाओं के दीर्घन का प्रेरण करता है। कोशिकाओं के दीर्घन का प्रेरण करता है। तो बेटा ये आपका हेडिंग नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर आइए, कोशिका विभेदन। पॉइंट नंबर तीसरा कौन सा है, कोशिका विभेदन। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आप, ये तो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं बता ही चुका हूँ बेटा कि साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ मिलकर मूलों के निर्माण का प्रेरण, प्ररोह के निर्माण का प्रेरण, या दोनों के निर्माण का प्रेरण, या ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया के दौरान कैलस के निर्माण का प्रेरण करता है। एक्चुअल में साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की अलग अलग सांद्रताएं मूल के निर्माण का प्रेरण कर सकती हैं, प्ररोह के निर्माण का प्रेरण कर सकती हैं, मूल अथवा प्ररोह दोनों के निर्माण का प्रेरण कर सकती हैं, या कैलस का विकास कर सकती हैं। तो ये दोनों बातें इसके अंतर्गत आती हैं। आ जाइए बेटा पॉइंट नंबर 4 पर।
यह पादप हार्मोन शीर्ष प्रमुखता को समाप्त करता है। ऑक्सिन का प्रमुख गुण है बेटा शीर्ष प्रमुखता। आपको मैं बता चुका हूँ कि पादपों की शीर्षस्थ कलिकाओं में ऑक्सिन निर्मित होता है और ऑक्सिन की उपस्थिति में पार्श्वीय एवं कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है अथवा संदमित हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि साइटोकाइनिन शीर्ष प्रमुखता के प्रभाव को कम करता है। ठीक है बेटा, और सबसे लास्ट, यह बीजों तथा कंदों की प्रसुप्ति को समाप्त करता है। यह पादप हार्मोन बीजों तथा कंदों की प्रसुप्ति को समाप्त करता है। तो बेटा बीजांकुरण का प्रेरण हो गया और कंदों का प्रस्फुटन हो गया। प्रसुप्ति का मतलब निष्क्रिय अवस्था को समाप्त करना। ठीक है, एक और अपन पढ़ लेते हैं इसी के अंतर्गत। ठीक है, तो अपना ये हेडिंग पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए, यह पादप हार्मोन पादप जीर्णता को, यह पादप हार्मोन पादप जीर्णता को विलंबित करता है, विलंबित करता है। अर्थात जब पादप जीर्णता की ओर अग्रसर होते हैं, जीर्णता की ओर अग्रसर होते हैं, तो यह जीर्णता की ओर अग्रसर होते हैं तो इसकी पत्तियों में उपस्थित प्रोटीन तो पादप की पत्तियों में उपस्थित प्रोटीन, पादप की पत्तियों में उपस्थित प्रोटीन पर्णहरित एवं न्यूक्लिक अम्ल विघटित होना, पर्णहरित व न्यूक्लिक अम्ल विघटित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटा, जब पादप जीर्णता की ओर अग्रसर होते हैं तो पादप की पत्तियों में उपस्थित प्रोटीन पर्णहरित एवं न्यूक्लिक अम्ल विघटित होना शुरू हो जाते हैं। यह पादप हार्मोन इस प्रकार के विघटन को, यह पादप हार्मोन इस प्रकार के विघटन को कम करता है। यह पादप हार्मोन इस प्रकार के विघटन को कम करता है। साइटोकाइनिन द्वारा जीर्णता विलंब प्रभाव क्या कहलाता है?
रिचमोंड लैग प्रभाव कहलाता है। नाम को याद रखना पड़ेगा, रिचमोंड लैग प्रभाव कहलाता है। एक बार ध्यान से दोबारा सुन लीजिए बेटा, पेपर में आ सकता है बेटा, आपसे पूछा जा सकता है कि रिचमोंड लैग प्रभाव किसे कहते हैं, या साइटोकाइनिन का एक प्रमुख क्रियात्मक अनुप्रयोग लिखिए। तो आपको उसमें ये भी लिख सकते हैं। देखिए, यह पादप हार्मोन पादप जीर्णता को विलंबित करता है, अर्थात जब पादप जीर्णता की ओर अग्रसर होता है तो पादप की पत्तियों में उपस्थित प्रोटीन, हरित लवक एवं न्यूक्लिक अम्ल विघटित होना प्रारंभ कर देते हैं। यह पादप हार्मोन इस प्रकार के विघटन को रोकता है, ठीक है, कम करता है। तो आप कह सकते हैं कि साइटोकाइनिन के द्वारा जो जीर्णता विलंबन प्रभाव हुआ उसे अपन रिचमोंड लैग प्रभाव कहते हैं। तो बेटा यहाँ आके आपका साइटोकाइनिन पूरा ख़त्म हो जाता है। तो बेटा अभी तक अपन इस पाठ के अंतर्गत 3 प्रकार के वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन और साइटोकाइनिन ख़त्म कर चुके हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं चौथा वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, और क्या नाम है उसका, एथिलीन। एथिलीन, इसको इथाइलिन भी बोल सकते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन व एक प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्ति तो हुआ बेटा ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, व प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन व प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है। गैने ने एथाइलिन को एक प्राकृतिक गैसीय हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया। किसने बेटा, गैने, वैज्ञानिक का नाम है। गैने ने इस हार्मोन को प्राकृतिक गैसीय हार्मोन के रूप में, गैसीय हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक बार मैं दोबारा कह देता हूँ, एथिलीन यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सूत्र इसका मैं लिख चुका हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, व प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है। आगे आप इसमें बोलेंगे गैने नामक वैज्ञानिक ने इस हार्मोन को प्राकृतिक गैसीय हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया था। तो ये आपको एथाइलिन का पॉइंट नंबर फर्स्ट मैंने बता दिया। अब दूसरे पर आइए, पर्णों। सुषुप्त कलिकाओं, पर्णों, सुषुप्त कलिकाओं एवं पुष्पों में, ध्यान से सुनना, पुष्पों में इथाइलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। किस किस में बताइए बेटा, पर्णों,
सुषुप्त कलिकाओं और पुष्पों में इथाइलिन की सांद्रता सर्वाधिक होती है। फलों के परिपक्वन के साथ एक और बात इसी दूसरे पॉइंट में कह देता हूँ कि जैसे जैसे फल परिपक्व होते हैं इथाइलिन का संश्लेषण अधिक होने लगता है। तो आप कह सकते हैं फलों के परिपक्वन के साथ साथ फलों के परिपक्वन के साथ साथ फलों के परिपक्वन के साथ साथ इथाइलिन की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है बेटा, इथाइलिन में और अपन आगे पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बेटा।